Hello guys, good evening to all of you. Now in this video lecture we will basically cover the current affair of 12 August 2020. So let's start. Now, the Russia announces first COVID-19 वैक्सीन. आई थिंक आपने सुना भी होगा. तो ये रूस द्वारा निर्मित एक नई कोरोना वायरस वैक्सीन है. इसे इस प्रकार का विश्व की पहली वैक्सीन कहा जा रहा है. हालांकि वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा या फिर हम बोल सकते हैं कि रूसी स्वास्थ्य अधिकारी स्पुतनिक वी में वैक्सीन के लिए WHO अनुमोदन प्रक्रिया पर वार्ता कर रहे हैं, यानी इसको बनाने पर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं. वहीं अभी अगर हम बात करें तो इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 जो हम बोल सकते हैं वर्ष 1957 में जो USSR द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले उपग्रह के नाम पर रखा गया है. तो ये तो हम लोगों ने देखा. इसको लेकर काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है जो रसिया के जो है हम बोल सकते हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर. तो चलिए अगला जो हमारा न्यूज़ है इस बारे में थोड़ा देखते हैं माउंट सीना बग के बारे में, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आया था, आपने देखा भी होगा. तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए इसका चर्चा का कारण क्या है. देखिए इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है वहाँ पर स्थित माउंट सीना बंग ज्वालामुखी फिर से भड़क जो है हो उठा है, लेकिन लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद 400 ईयर्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, 400 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है. तो 400 वर्षों के निष्क्रियता के बाद यानी यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 से सक्रिय है. इसकी जो लोकेशन है उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया है, याद रखना है. अब इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर तथा प्रशांत महासागरीय मेखला यानी सरगम पैसिफिक बेल्ट में स्थित होने के कारण कई जो है एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वल्केनोस पाए जाते हैं. लेकिन अगर मैं सरकम पैसिफिक की बात करूं तो महासागरीय मेखला यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट में प्रशांत महासागर के चारों ओर एक विस्तृत क्षेत्र है और यहाँ पर निरंतर यानी कॉन्टिन्यूसली होने वाली जो अर्थक्वेक्स की जो इंसिडेंट्स हैं और जो वोल्केनिक के लिए जाना जाता है. रिंग ऑफ फायर में विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी जो है पाए जाते हैं. वहीं पे कुल भूकंपीय घटनाओं में से लगभग 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं. तो ये चीज़ आपने देखा. लेकिन ज्वालामुखी का विस्फोट होने का कारण क्या, आप ये देख लेना, इसमें बहुत सारी डिटेल्स को मैंने दिया है. आप इसको हर चीज़ आप यहाँ पे देख लेना. मैंने इसके सारे टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है कि कब कब क्या हुआ था. तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ज्वालामुखी विस्फोट होने का कारण क्या होता है. देखिए कोई भी वोल्केनिस जब एक्टिव होता है सुप्त अथवा मृत अवस्था में हो सकता है, एक्सटिंक्ट हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी में, स्थिति में. तो ज्वालामुखी का जो उद्धार है वो भूगार्भिक क्रियाओं के यानी जियोमॉर्फिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी के हम बोल सकते हैं मेटल परत के पिघलने से निर्मित मैग्मा के सतह पर ऊपर उठने पर होता है. आपको मालूम भी है. और चूंकि देखिए मैग्मा जो है सॉलिड जो हम बोल सकते हैं पीक या शिलाओं की तुलना में हल्का होता है, जिसके कारण यह जो है हॉल्स तथा अगर हम बात करें क्रेंच में यानी दरारों से होकर पृथ्वी की सरफेस तक पहुंच जाता है और सतह पर स्फुटित होने के पश्चात यानी इसके बाद इसे लावा कहा जाता है. राइट. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा. लेकिन विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए सभी जो ज्वालामुखी होते हैं ना उदार विस्फोटक नहीं होते हैं. कुछ ज्वालामुखी में विस्फोटों की जो तीव्रता होती है मैग्मा की संरचना पर निर्भर करती है दोस्तों. और जब मैग्मा जो है पतला तथा तरल अवस्था में होता है तो इसके साथ उपस्थित गैस से जैसे आसानी से निकल जाती है और लावा सतह पर प्रवाहित होने लगता है, फ्लो होने लगता है. तो दूसरी ओर मैग्मा का जो गाढ़ा तथा सघन होने पर यानी हम बोल सकते हैं ठीक होने पर इसके साथ जो हम बोल सकते हैं कि अवेलेबल जो गैस हैं वो बचकर नहीं निकल पाती हैं, जिससे पृथ्वी की जो इंटरनल जो सरफेस है उसमें जो है प्रेशर के कारण प्रेशर मैन्युफैक्चर हो जाता है, अपीयर हो जाता है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. वहीं हम लोग दूसरी ओर जो हमारा अगला पॉइंट है व्हाट इज क्लाउज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड, इस बारे में थोड़ा जानते हैं. देखिए असम समझौते का परिच्छेद 6 यानी अभी फरवरी महीने में यानी इसी साल असम समझौते के परिच्छेद 6 यानी क्लाउज 6 के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जो है बनाई गई थी, उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी. तो क्लाउज 6 असम समझौते का एक प्रमुख जो है प्रावधान है हम बोल सकते हैं. राइट. यह दशकों यानी डिकेड से विवादास्पद है, डिस्प्यूट्स है. लेकिन रिसेंटली सरकार द्वारा जो है समिति जो निर्मित की गई थी, बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है. तो इसका बैकग्राउंड क्या है इस बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे. लेकिन असम समझौता क्या है ये हमारे लिए जानना भी
थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए, वर्ष 1985 के असम आंदोलन की अगर मैं बात करूं, तो असम समझौते के परिच्छेद 6 पर वर्ष 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और धरोहरों का जो है संरक्षण करने तथा उसको बढ़ावा देने के लिए उचित कॉन्स्टिट्यूशनल और हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय का करने का जो है प्रावधान किया गया था, प्रोविज़न किया गया है। इस क्लाउज को असम के मूल निवासियों यानी जो डिवेलर्स हैं उनके सामाजिक राजनीतिक अधिकारों तथा कल्चर की जो है सेफ्टी या सेफगार्ड के लिए सम्मिलित किया गया था। लेकिन यहाँ पे तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये परिच्छेद 6 क्या है, लेकिन असम एकॉर्ड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत सरकार तथा असम आंदोलन के नेताओं के मध्य नई दिल्ली में 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो समझौते के अंतर्गत असम में विस्थापित हुए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता देने के लिए 24 मार्च 1971 को कट ऑफ तारीख के रूप में तय किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, राइट। तो फिर इसके बाद निर्धारित तिथि के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा। तो इसका जो है मूल रूप से मतलब यही हुआ। तो लेकिन ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। यही साथ ही साथ ये हमें जानना है इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, इसके बैकग्राउंड की जब हम चर्चा करते हैं ना, तो उच्च स्तरीय समिति पर गठन वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसकी तो अध्यक्षता थी, जो होस्टिंग था उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो थे, जज जो थे, बिप्लब कुमार शर्मा ने की थी। इसका कार्य असमीज पीपुल को परिभाषित करना तथा उनके राइट हेतु सेफगार्ड आइडिया से संबंधित उपाय सुझाना था। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। लेकिन अगला हमारा जो पॉइंट है, स्पेस एक्स SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप दैट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट। तो इस बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं ना, तो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस टॉपिक में आप ये समझें कि इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी आ सकता है, आपको ऐसे भी आ सकता है, आर्गुमेंट्स की भी संभावना है। देखिए, यह स्पेस एक्स के बिना चालक दल वाले जो है मार्सशिप का एक प्रोटोटाइप ये है। यह एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण है। यह स्टारशिप अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा है। हाल ही में इस प्रोटोटाइप द्वारा अपनी पहली परीक्षण उड़ान पूरी की गई है, लेकिन इसके अराउंड 60 सेकंड तक 500 फीट से अधिक ऊंचाई तक सक्सेसफुल उड़ान भरी इन्होंने। अब स्टारशिप है क्या, यहाँ पे एक सवाल आता है। देखिए, स्टारशिप के बारे में अगर समझा जाए तो स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन किया गया स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान तथा सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है, जिसमें पृथ्वी की कक्षाओं, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर चालक दलों तथा आवश्यक जो है वस्तुओं के पहचान के लिए पुनः प्रयोजन परिवहन प्रणाली यानी रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। और स्पेस एक्स द्वारा स्टारशिप को विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन बताया जा रहा है तथा पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक ले जाने में सक्षम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टारशिप के बारे में बता दी, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इसके बारे में काफ़ी ब्यौरा, काफ़ी डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप इसको देख लेंगे टेलीग्राम पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, कार्यशील होने के यानी जब ये एक्टिव होने के उपरांत यानी उसके बाद स्टारशिप अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के वायुमंडल में लगभग 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रवेश करने में सक्षम होगा, राइट। तो स्टारशिप उपग्रहों को स्पेस एक्स के फाल्कन प्रक्षेपण वाहन की तुलना में काफ़ी कम लागत में तथा अधिक दूरी तक प्रक्षेपित कर सकता है तथा यह चालक दलों तथा आवश्यक जो वस्तु होंगे यानी रिक्वायर्ड जो हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, उनकी खेप, उनकी ग्रुप को दोनों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे समझना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जा रही है, लेकिन विकसित होने के बाद स्टारशिप मानव अंतरिक्ष यात्रा के विकास और अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए चंद्रमा तक बड़ी मात्रा में इक्विपमेंट्स तथा और भी कोई थिंग्स के ले जाने में सहायक होगा। इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा से परे अंतर्ग्रहीय अभियानों यानी इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए चालक दल तथा अन्य थिंग्स को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अब ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अभी हमारा जो अगला पॉइंट है, अब ये भी आप ध्यान देना कि ये जो है ये आप पॉइंट थोड़ा सा समझ लेना इस चीज़ को। अगला हमारा जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, तो ये भी हमें ध्यान देना, मैं भी इसके बारे में फिर से बोलना चाहूँगा
रिपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है, ऐसे के लिए भी ज़रूरी है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू महिला के अधिकारों को पुरुष हीयर्स के बराबर करने का निर्णय सुनाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द हम बोल सकते कोर्ट, हिंदू महिला पैतृक संपत्ति में पुरुष उत्तराधिकारी ने हीयर्स के बराबर की हकदार होगी तथा संयुक्त रूप से कानूनी वारिस भी होगी। ये भी समय आपको ध्यान देना है। लेकिन रूलिंग क्या था, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि न्यायालय का निर्णय क्या था। देखिए, हिंदू महिला का पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से है। ये इस तथ्य पर भी निर्भर नहीं करता है कि वर्ष 2005 में कानून लागू होने के समय उसके पिता जीवित थे अथवा नहीं। न्यायालय के इस निर्णय ने वर्ष 2015 तथा अप्रैल 2018 में दिए गए फैसले को पलट दिया है। तो विवाद का विषय क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिए जाने संबंधी प्रावधान किए गए थे, किंतु इस कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा तथा क्या महिलाओं को पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकार यानी राइट्स पिता के जीवित होने पर डिपेंड करता है। तो ये सारी कुछ पॉइंट थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस केस का जो है बैकग्राउंड ये भी काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न यानी डिफरेंट जो बेंचेस है और उनके डिफरेंट हाई कोर्ट्स द्वारा इस मुद्दे पर परस्पर विरोध विचार प्रकट किए गए हैं। तो एक केस था प्रकाश बनाम फुलवती मामला। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि थोड़ी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के केस उन्होंने कहा था कि संशोधित अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत दिए गए जो राइट्स हैं 9 सितंबर 2005 को जीवित पिताओं की जीवित बेटियों पर लागू होता है। यानी अर्थात यदि अगर मान लेते हैं 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मौत हो गई है तो बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। वहीं फरवरी 2018 में 2015 के फैसले के अपोजिट कोर्ट ने कहा कि 2001 में अगर पिता की मृत्यु डेथ हो जाने के बाद पैतृक संपत्ति है उसका हिस्सा वर्ष 2005 के कानून के अनुसार बेटियों को साहदायिक रूप में दिया जाएगा। उसी वर्ष अप्रैल में अदालत ने पुनः वर्ष 2015 में दिए गए निर्णय को दोहराया। तो समान शक्ति प्राप्त जो पीठ है यानी अगर हम बोल सकते इक्वल पावर जो जिनको मिला हुआ है, जितने बेंचेज हैं उनके द्वारा किए गए कंटिन्यूअस अपोजिशन हम बोल सकते हैं विरोध विचारों के कारण वर्तमान अगर करंट अफेयर की बात करें, मामले में क्यों बात करें, तो 3 न्यायाधीशों का बेंच में भेजा गया है इसको। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। लेकिन आप यहाँ पे देख लो, ये केस थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगली जो पॉइंट है आप यहाँ पे समझना कि न्यायालय का निर्णय मैंने बता दिया था कि विवाद का विषय क्या था, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद फिर इस टॉपिक को फिर मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए, अगर मैं ये तो 2005 के बारे में इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन देखिए विवाद का जो विषय था ना उसके बारे में आपको समझना है। देखिए, हुआ ये था कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 में वर्ष 2005 को अमेंडमेंट किया गया था। अब इसके अंतर्गत पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिए जाने संबंधी प्रावधान किए गए थे, किंतु इस कानून में स्पष्ट नहीं किया गया था कि क्या यह कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, यानी पहले जैसा था वैसा ही लागू किया जाएगा, तथा क्या वुमेन्स को पैतृक संपत्ति संबंधी जो राइट्स हैं पिता के जीवित होने पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं 2005 के लॉ के बारे में, नहीं हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा हिंदू महिलाओं को पुरुष उत्तराधिकारी के समान सह कॉर्पोरेशनर अथवा संयुक्त कानूनी वारिस होने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन संशोधित अधिनियम में बेटी को पुत्र के भांति जन्म से जो हम बोल सकते कॉर्पोरेशनर साधायिक अधिकार प्रदान किए गए। तो इस अधिनियम में बेटी को पैतृक संपत्ति में समान अधिकारों को साथ समान देनदारियों की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई। तो कानून की जो प्रयोज्यता है या फिर प्रयोज्यता हम बोल सकते हैं, तो उसके अनुसार अगर बात की जाए तो यह कानून पैतृक संपत्ति तथा बिना वसीयत की व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जहां जो हियर्स हैं
कानून के अनुसार तय होता है, तो वसीयत के अनुसार नहीं के उत्तराधिकारी के संदर्भ में जो है लागू होता है। याद रखना है, नहीं के। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।